हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम। तो आज के इस वीडियो को हम लेकर आ चुके हैं, काफी दिनों के बाद आया है। माफी चाहूंगा काफी दिनों से वीडियोस ना ला पाने की वजह से। बट चलिए, आज का ये जो टॉपिक है बच्चों, वो हीट ट्रांसफर के ऊपर बेस्ड रहेगा थ्रू रेडिएशन। देखिए, कई तरीके से हीट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब भी कभी हीट ट्रांसफर होती है खुद से, अपने आप से, स्पॉन्टेनियसली, तो बेटा वो कहां से कहां होती है? बिल्कुल सही बात, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। यानी अगर T2 से T1 हीट जा रही है तो इसका मतलब क्या है भाई कि T2 की वैल्यू सर ज्यादा रही होगी एज कंपेयर टू T1। सो हीट ट्रांसफर क्या होता है भैया? हीट ट्रांसफर सर एक तरीके से अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का चेंज है, एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो जाता है। कहीं पे ज्यादा थी तो कम की तरफ चली जाती है। कैसे? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर मूवमेंट। अब इसको देखो, कई तरीके से ट्रांसफर कराया जा सकता है। अगर हम सबसे पहले तरीके की बात करें उसे हम कंडक्शन कहते हैं, जो हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। तो हम कंडक्शन की बातें नहीं करेंगे। इसमें हमने हीट फ्लो रेट का आपका फॉर्मूला बताया था। हीट फ्लो रेट इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल। याद है? यहाँ पे हमने थर्मल रेजिस्टेंस की भी बातें की थी, तमाम बातें करी थी। ये सब कर रखा है, ये कंडक्शन में हीट कैसे ट्रांसफर होती है ये बात है। आज देखेंगे रेडिएशन के थ्रू हीट कैसे ट्रांसफर होती है और कितनी ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे ट्रांसफर होती है बेटा। तो देखिए, याद रखिएगा, रेडिएशन की वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जिसको मूव करने के लिए बच्चों मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइक कि लाइट वेव, ये जो लाइट वेव है ये सन से लेके अर्थ तक आ जाती है, जबकि सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है। लेकिन अगर साउंड की बात करें तो साउंड भी एक प्रेशर वेव है। लेकिन भाई, साउंड को मूव करने के लिए किसकी जरूरत है? मीडियम के पार्टिकल्स की। क्योंकि जब पार्टिकल वाइब्रेट होंगे तभी वो एनर्जी को बगल वाले को देंगे, फिर बगल वाले को देके एनर्जी प्रोपोगेशन होगा। बट भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो रेडिएशन में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही होती है। ये क्वेश्चन भी नीट में कभी पूछा गया, तो याद रखना भाई। अब कितनी होती है, ध्यान से देखो। यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं एक बॉडी ले रहा हूं, ठीक है। इससे मान लेते हैं कि रेडिएशंस निकल रही है, ठीक है, खूब सारी रेडिएशन निकल रही है। और उन रेडिएशन की वजह से जो इसका हीट लॉस हो रहा है, लेट सपोज दैट इज क्यू। क्यू क्या है बेटा? जो इससे रेडिएशन की वजह से अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो जा रही है, क्योंकि रेडिएशन तो बाहर निकल रही है बॉडी से। ऐसा मान लेते हैं, हीट कहाँ जा रही है? बाहर की ओर बेटा। अगर बाहर जा रही है तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा होगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, यानी लॉस इन हीट हो रहा है। ठीक है, तो बेटा बताया गया कि ये जो हीट होता है, अमाउंट ऑफ हीट होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा बड़ी बॉडी का एरिया होगा उतना ज्यादा उससे रेडिएशन निकलेंगी। भाई याद रखना, अमाउंट ऑफ हीट इन केस ऑफ रेडिएशन, जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर है इन केस ऑफ रेडिएशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो भाई जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा। साथ ही साथ Q is also proportional to टाइम। जितनी समय तक आप बॉडी की हीट को रेडिएट होने दोगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट हो चुका होगा। जैसे ये बॉडी 1 सेकेंड में जो अमाउंट ऑफ हीट लूज करेगी और जो 10 सेकेंड में अमाउंट ऑफ हीट लूज करेगी, उसमें 10 सेकेंड में ज्यादा हीट लूज कर देगी। यानी टाइम के भी प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ हीट इन केस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो जब हमने इनको इकट्ठा किया तो हमने देखा कि Q was coming proportional to T as well as area। और जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया प्यारे बच्चों, तो यहाँ एक कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट आया जिसका नाम दिया भाई E। इस कांस्टेंट का नाम क्या है भाई? E है, जिसे हम एमिसिव पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एमिसिव पावर, या फिर भैया एमिसिव इंटेंसिटी लिख लेना भाई। एमिसिव इंटेंसिटी भी बोला जाता है। तो ये फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू ई ए टी। बोल ही दो भाई, ई ए टी। यहाँ पे ए क्या है? एरिया, टी है टाइम, और ई है एमिसिव पावर। क्या आप लोग मुझे ई की यूनिट्स बता सकते हो? बहुत अच्छे। ई की यूनिट क्या हो जाएगी? देखो भाई, ए टी नीचे आ जाएगा तो ई की यूनिट होंगी जूल, नीचे भाई सेकेंड,
और मीटर स्क्वायर। बेटा जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर। देख लेता हूँ कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। वो थोड़ा सा साइड करते हैं। ओके ठीक है। तो भाई वाट पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जूल पर सेकेंड एनर्जी बाई टाइम क्या होता है? पावर, और पावर कैसा यूनिट? वाट। तो इस तरीके से भी बेटा यूनिट्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा ई को निकालने का? ई बराबर होता है क्यू अपॉन एटी। अच्छा लेकिन ई जो होता है बॉडी का, वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी के नेचर पे डिपेंड करता है कि कुछ बॉडी ज्यादा एमिसिव मतलब एमिशन करना चाहती है, कुछ बॉडी ज्यादा एमिट करती है, कुछ बॉडीज कम एमिट करती है। जैसे आपको पता होगा ब्लैक कलर काफी रेडिएशन को कम एमिट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं ब्लैक बॉडी समझाऊंगा तो आपको वहां पता चलेगा किरचॉफ लॉ के बारे में, कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर सबसे ज्यादा रेडिएशंस को एमिट कर रही होती है। लेकिन अगर हम ब्लैक कलर की बात करें, ब्लैक बॉडी की नहीं, तो ब्लैक कलर एक अच्छा एब्जॉर्बर की तरह देखा जाता है बच्चों। तो वहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, और ये क्या है? एमिशन की बात हो रही है। तो एमिसिव पावर जो होती है ये बॉडी टू बॉडी उनके कलर पे, इन सब चीजों पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। याद रखना भाई, क्यू और एटी से इंडिपेंडेंट है। ये मत सुनना एरिया बड़ा कर दोगे अगर तो ये कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। भले फॉर्मूले में आता है बट ऐसा कोई रिलेशन नहीं है प्यारे बच्चों। तो इस चीज को लिख लीजिए। और बस ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम करेंगे और इसके आगे की बातें, जैसे कि किरचॉफ्स लॉ वगैरह की। फिर स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ भी आएगा, जो कि अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी को रिलेट करता है टेम्परेचर से, ठीक है। वहां फिर से हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो चलो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद सभी को।